हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्योति स्टडी मटेरियल। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज मैं आपको डी.एच. लॉरेंस के वर्क के बारे में बताऊंगी कि किस वर्क से क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं ज़्यादा और कौन कौन से क्वेश्चंस किस ईयर में आए हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द ब्राइट बुक ऑफ लाइफ? किसने नॉवेल को द ब्राइट बुक ऑफ लाइफ कहा है? किसने कहा है? ये डी.एच. लॉरेंस ने कहा है। किसने कहा है? डी.एच. लॉरेंस ने। डी.एच. लॉरेंस uses the expression a bright book of life to describe। ये a bright book of life किसे डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कहा था? तो द नॉवेल को। किसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा था? द रोमनिक लीफ French for novel with a key uses contemporary historical figures as its chief characters. They are of course given fictional name. One example is Aldous Huxley's Point Counterpoint. Aldous Huxley का एक एग्जाम्पल है इसमें से Point Counterpoint। मार्क रैमियन, जिसमें करेक्टर है मार्क रैमियन, इज मॉडल्ड ऑन, जो कि किस पर मॉडल्ड है? बताइए किस पे मॉडल हो सकता है? तो डी.एच. लॉरेंस पे। किस पे मॉडल है? डी.एच. डी.एच. लॉरेंस पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन हिज नॉवेल्स। डी.एच. लॉरेंस ने किस कॉन्सेप्ट को अपने नॉवेल्स में ज़्यादा पॉपुलर किया है? तो प्रिमिटिविज्म। किसको? प्रिमिटिविज्म को। इसमें आपको लाइंस देख करके पहचान करना है कि ये किस वर्क से लिया गया है। द फॉलोइंग लाइंस आर फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस। आइडेंटिफाई द पोएम। And so I missed my chance with one of the Lord of Life, and I have something to expiate a pettiness। तो ये किस पोएम की लाइन्स हैं इनकी? ये है इनके कौन से वर्क की? इनका कौन सा वर्क ज़्यादा फेमस है? तो वो है स्नेक। इनकी बहुत फेमस पोएम है, जिसे आप लोग टाइम मिले तो पूरा पढ़ना। It is very important question. Which famous English poet? ऐसा कौन सा इंग्लिश पोएट at an early age, जो अपनी शुरुआती दिनों में announcing his admiration for D.H. Lawrence, extendedly wrote to his friend, और उसने अपने मित्र को लिखा, I have been reading Sons and Lovers and feel रेडी टू डाई। मैं सन्स एंड लवर पढ़ रहा हूँ और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इफ़ लॉरेंस हैड बीन किल्ड आफ्टर राइटिंग दैट बुक, अगर लॉरेंस इस बुक को लिखने के बाद मारे गए होते, दैट बुक ही स्टिल बी इंग्लैंड्स ग्रेट नॉवेलिस्ट। अगर वह यानी डी.एच. लॉरेंस इस बुक को लिखने के बाद मार दिए गए होते तो भी ये इंग्लैंड के उपन्यासकार होते। ऐसा किसने लिखा था? तो इसमें से लिखा था फिलिप लार्किन ने। किसने लिखा था ऐसा? फिलिप लार्किन ने। द अनएक्सपर्गेटेड टेक्स्ट ऑफ लेडी चैटरलीज लवर वाज पब्लिश्ड आफ्टर ऑब्ससीनिटी ट्रायल इन। तो जो लेडी चैटरलीज लवर है, इसको पहले पब्लिश किया गया था 1928 में। फिर इसमें चेक किया गया कि ऑब्ससीनिटी है कि नहीं, यानी अश्लीलता है कि नहीं। फिर दोबारा से इसको कब पब्लिश किया गया? तो इसमें से है 1958, 1965, फिर 1960। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1960। 1960 में इसको दोबारा से पब्लिश कराया गया था। Penguin books were prosecuted
for obscenity and later acquitted for publishing a novel of D.H. Lawrence that makes a frank description of sex and uncompromising use of four-letter words. Which of the following is the टाइटल ऑफ द नावल? वो कौन सी नावल थी जिसके लिए पेंगुइन बुक्स पर मुकदमा चला दिया गया था ऑब्ससीनिटी के लिए? तो वो कौन सी बुक है? लेडी चैटरलीज लवर। कौन सी बुक? लेडी चैटरलीज लवर। गुड रन इज़ आ कैरेक्टर इन। गुड रन किस नावल में कैरेक्टर है? सॉरी, किसके नावल में गुड रन नाम का कैरेक्टर है? तो D.H. लॉरेंस। ये किस नावल में होती हैं? तो विमेन इन लव। गुड रन किस में होती हैं? विमेन इन लव। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार इक्विलिब्रियम इन connection with man woman relationship appears in। ये किस में दिखाई देता है? वुमेन्स इन लव। किस में? वुमेन इन लव। दिस नॉवल बाय लॉरेंस वॉज ग्रेटेड विद द हेडलाइन। इनका जो एक्चुअल नेम था उसको छोड़ करके किस हेडलाइन से जाना जाता था? अ बुक द पुलिस शुड बैन। जिसे मतलब एक ऐसी बुक जिसे पुलिस को बैन कर देना चाहिए। लोथसम स्टडी ऑफ सेक्स डिप्रेविटी मिसलीडिंग यूथ टू अनस्पीकेबल डिजास्टर। इट्स ओपनिंग चैप्टर वॉज ओरिजिनली सप्रेस्ड नेम्ड द नावल। वो कौन सा नावल है? तो उस नावल का नाम है विमेन इन लव। विमेन इन लव। इन विमेन इन लव व्हाट इज विनिफ्रेड पिकिंस डॉग कॉल्ड? तो लूलू। क्या नाम होता है डॉग का? लूलू। हाउ डज वुमेन इन लव ओपन? इसकी ओपनिंग लाइन क्या है या कैसे ओपन होता है ये नावल? रूपर्ट बिर्किन लॉरेंसेस अल्टर ईगो इज taking a walk in the English countryside। तो रूपर्ट बिर्किन को इसमें कंट्री साइड में घूमते हुए दिखाया जाता है और बात करते हुए। तो ऐसा नहीं है। द ब्रैगवन सिस्टर्स उर्सुला एंड गुडरन आर वर्किंग एंड टॉकिंग। यस, ये आंसर नंबर 2। जो गुडरन होती हैं और उर्सुला दोनों बहनें होती हैं, शुरुआत इन्हीं से होती है जो कि काम कर रही होती हैं और बात कर रही होती हैं। Women in Love is a sequel to which one of the following novels by D.H. Lawrence? D.H. Lawrence का कौन सा वर्क है इसमें से जो कि Women in Love का सीक्वल है? तो इसमें से है द रैम्बो। यस, द रैम्बो इज अ सीक्वल ऑफ Women in Love। What is not true about D.H. Lawrence's सन्स एंड लवर्स? इसमें से D.H. लॉरेंस का जो सन्स एंड लवर्स है उसके बारे में दिया गया है और इसमें से कौन सी लाइन गलत है? सन्स एंड लवर्स इज़ आ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल। या इट इज़ राइट। इट is a psychological study of the familial and love relationship of working class English family. Yeah, it is also right. The film adaptation of the novel was directed by Jack Cardiff. ये भी सही है। The storyline tracks 3 generations of Brangwen family. No, it's wrong. The novel narrates the story of Paul
moral whose love for his beloved। ये beloved के लिए नहीं है, ये अपने सन्स के लिए था उनका। पॉल मॉरल का beloved के लिए नहीं, उनकी मदर के लिए था। तो इसमें से डी और ई गलत है। ए बी सी डी, ए बी सी तीन सही हैं, तो इसमें से कौन सा है? ए, इसमें से तो कम ही दिया गया है। ए एंड सी ओनली, डी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी। इसमें से होगा डी। हाँ, इसमें नॉट ट्रू पूछा गया था, सॉरी, इसमें नॉट ट्रू पूछा गया था, तो इसमें डी और ई है। डी और ई किस में है? ये आंसर नंबर 2 में डी एंड ई। यस। On or about December 1910, human character changed. Virginia Woolf wrote a more assertive declaration. It was in 1915. The old world ended was made by a novelist in one of her novels, picking a date of far more historical moment, the point when the entire cultural tradition seemed to end in war. Name of the novelist. तो डी.एच. लॉरेंस का कंगारू है ये। डी.एच. लॉरेंस इज कंगारू। ये मैच करने के लिए आया है। इसमें कैरेक्टर्स एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ नॉवेल का नाम दिया गया है, तो मिलाना है। रूपर्ट विल्किन किस में होता है? रूपर्ट विल्किन होता है वुमन इन लव में। किस में होता है? वुमन इन लव। लीडिया लेंस्की होती है कंगारू में। मिरियम लिवर्स जो है ये कैरेक्टर है द रैम्बो का। यस, द रैम्बो का रिचर्ड सम है सन्स एंड लवर्स का। तो ए का होता है तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, नो, बी का दूसरा, ए का चौथा, ए का इसमें 1 दिया गया है, किसमें है? हाँ, ये ए का चौथा, बी का दूसरा दिया होना चाहिए। ए का तीसरा कहाँ दिया गया है? किसमें? सेकंड में दिया गया है। फिर बी का चौथा, बी का बी है यार, इसमें आंसर में गलत दिया गया है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग करना। हो सकता है नेट ने इसके लिए नंबर दिए हों, क्योंकि जब आंसर गलत दिया होता है तो उसका नंबर मिलता है। Which arrangement of D.H. Lawrence's novels is in the correct chronological sequence? इसमें एक chronological sequence लगाना है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनके कौन से वर्क्स कब पब्लिश हुए। तो इसमें से है सबसे पहला जो पब्लिश हुआ था सन्स एंड लवर्स, सन्स एंड लवर्स, फिर द रैम्बो, यस, फिर कंगारू, फिर प्लम्ड सरपेंट। प्लम्ड सरपेंट जो पब्लिश हुआ है वो 1926 में है, द रैम्बो 1915 में है, और सन्स एंड लवर्स है 1913 में, कंगारू है 1923 में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्रोनोलॉजी बेस्ड आ गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ डी.एच. लॉरेंसेस वर्क। तो द रैम्बो इनका कब पब्लिश हुआ है? 1915 में। कंगारू 1923 में। इसको मैं लिख देती हूँ। रैम्बो आया है 1915 में, फिर कंगारू आया है 1923
1923 में। और दूसरी ओर चला गया आज ये। अभी मैं लिखूँगी नहीं, ऐसे बता दूँगी, क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे होने लगता है तो डिस्टर्ब करता है। तो द रैम्बो जो पब्लिश हुआ है वो हुआ है 1915 में, कंगारू 1923 में, विमेन इन लव 1920 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में, द विडोइंग ऑफ मिसेज होलरॉयड 1914 में है। तो सबसे पहले 1913 में है सन्स एंड लवर्स, फिर है द विडोइंग ऑफ मिसेज होलरॉयड यानी डी, फिर ई, फिर आता है 1915 में द रैम्बो, फिर वुमेन इन लव 1920, फिर कंगारू 1923। सबसे पहले आएगा डी। डी एक ही आंसर में है तो उसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो क्रोनोलॉजी बेस्ड। व्हाट इज द करेक्ट chronological sequence of the following books of D.H. Lawrence? आ लेडी चैटरलीज लवर, तो ये है 1928 में। अगर इसका पूछा जाएगा कि ये दोबारा से कब पब्लिश हुआ, तो 1960 में। पहली पब्लिकेशन डेट है इसकी 1928 में। सन्स एंड लवर्स ये है 1913 में, द रैम्बो 1915 में, द वाइट पीकॉक 1911 में। इनका सबसे पहला ये वर्क है द प्लम्ड सरपेंट 1926 में। तो सबसे पहला इनका आता है वाइट पीकॉक, डी। इसका आंसर सबसे पहला हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा ई, फिर हो जाएगा ए। लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी आपको लगा करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर अच्छा लगता है, कौन से राइटर के बारे में आप लोगों को जानना है, कौन से राइटर के वर्क्स कितने अभी तक पूछे गए हैं, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।